केमिस्ट्री। यस सर। चलो बेटा केमिस्ट्री पढ़ लेंगे आज। कल भी तो पढ़ी थी ना, हाँ कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान दो, यहाँ तक पढ़ लिया था बेटा हमने केमिस्ट्री। आपको एक बात पता लगी थी कि जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होती है तो ज्यादा स्टेबल होती है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा या आसान होगा, बताओ बेटा। मुश्किल होगा। तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर है क्या? सो के उठे हो क्या अभी? नो सर। क्या हो गया, इतने उदास क्यों लग रहे हो? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्यों? अब फिर इंजेक्शन तो तुम्हारा हो गया था ना शायद, कोर्स पूरा रह रहा हाँ, है। हो गया वो तो हो गया। वो तो तो हो गया। फिर क्यों जा रहे हो? अब क्या बीमारी पाल ली इंक्रीज तुम? हार्ट रेट वगैरह की वजह से। बेटा तुम स्ट्रेस ले रहे हो, क्यों ले रहे हो यार तुम इतना स्ट्रेस? क्या पता आगे जिंदगी में, बताओ तो यार, हैं? डॉक्टर कुछ नहीं कर पता पाएगा नहीं। इसमें। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर तुमको नींद की दवा दे देगा, फिर तुम सोओगे, फिर तुमको और स्ट्रेस होगा। ये भी ध्यान रखना। ये चलो, तो कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा बहुत तुम खेलते कूदते नहीं हो क्या पूरे दिन में? कुछ भी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है क्या? नो। अरे इतना क्यों सीरियस हो रहे हो भाई? आ जाएंगे नंबर, आ जाएंगे, टेंशन मत लो। तुम तो कंपटीशन में कहीं लटक वटक मत जाना, ध्यान रखना इस बात का भी। यस। इतना ज्यादा सीरियस नहीं होया करते जिंदगी में, ठीक है? सब बढ़िया होगा, टेंशन मत लो। तुमने मेहनत करी है, और सितंबर से बाद में तो यार मेहनत ही कर रहे हैं, 5 4 5 महीने तो हो गए मेहनत करते करते। हो जाएगा सिलेक्शन, टेंशन। यस। हाँ सिलेक्शन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आ जाएंगे नंबर। अब जरा ध्यान से देखो। इन बोथ द केस Mn+2 एंड Fe+3। Mn+2 और Fe+3 की बात कर रहा हूँ बेटा। अगर आप Mn+2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3D5 आएगा, समझ पा रहे हो? यस सर। ला- और अगर आप Fe+3 की भी लिखोगे तो इसमें भी लास्ट में 3D5 आएगा, समझ पा रहे हो? यस ठीक। सर। अब जरा ध्यान से देखो ये कहना क्या चाह रहा है। इन बोथ केसेस आयंस हैव D5 कॉन्फ़िगरेशन। Mn+2 में भी D5 कॉन्फ़िगरेशन है, और Fe+3 में भी D5 कॉन्फ़िगरेशन है, समझ पा रहे हो क्या? कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 है डी में, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सिमिलर break occur at corresponding element in the later transitions। लेटर ट्रांजिशंस मतलब 4D और 5D सीरीज में भी यही ट्रेंड देखने को मिलेगा आपको, समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, कहने की बात यह है, ध्यान से सुनो। ओवरऑल मैं समरी बता देता हूँ। देखो अगर जनरली देखें, जनरली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा सेकंड होती है, समझ पा रहे हो? उससे ज्यादा थर्ड होती है, समझ पा रहे हो? जनरल तो ही होता है, ठीक है? लेकिन यस सर। इसके एक्सेप्शन बैठ जाते हैं सेकंड और थर्ड के। एक्सेप्शन क्या बैठ जाते हैं? एक्सेप्शन कुछ नहीं है, अगर बेटा हाफ फील्ड कहीं पे बन जाए, बोलो है ना, एक इलेक्ट्रॉन यस निकाला, सर। जैसे आपने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी करके एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और वहां पे हाफ फील्ड बन जाए या फुल्ली फील्ड बन जाए, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से। एग्जांपल देख, मैं दोबारा समझा देता हूँ। मान लेते हैं बेटा क्रोमियम का एग्जांपल ले लेते हैं। क्रोमियम 24 होता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। इसके लास्ट में आएगा 3D5 4S1, समझ पा रहे हो क्या? इतना तो क्लियर होगा, ठीक है? यस सर। जब आप इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D5 4S0 बनेगी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। ये जो डी ऑर्बिटल है हाफ फील्ड हो गई क्या? बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब आप इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी करोगे तो डी में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3D4 रह जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी करोगे तो D4 में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, D3 रह जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, D4 में से या D5 में से? बताओ। D4 में से। D4 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था। D4 में से इलेक्ट्रॉन किसने निकाला है? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ने D4 में से निकाला है क्या? बोलो है ना। यस सर। तो यहाँ पे बेटा जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये कुछ कुछ फील आई? बोलो। यस सर।
चले, तो ऐसे आपको कई जगह देखने को मिल सकता है, ठीक है ना बेटा। यस सर। अब क्या बोल रहा था, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डीएन इज एज फॉलोज। अब ये कुछ आपको इंटरप्रिटेशन करके बताएगा। ये बोल रहा है द थ्री टर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर किसी की भी आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है, उसके लिए तीन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, समझ पा रहे हो क्या। अब जरा ध्यान से सुनो। आर अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है। अगर बेटा न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस उस पर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, बोलो है ना। यस सर। समझ पा रहे हो। रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान से सुनना, रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। अब बेटा एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन है सेल में, एक दूसरे को आपस में रिपेल भी तो करेंगे, बोलो है ना। समझ यस पा रहे हो। सर। अगर रिपल्सन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा बाहर या नहीं निकल जाएगा, बोलो है ना। यस सर। तो पहला फैक्टर क्या है आयनाइजेशन एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए, कि भाई अगर आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, तो आपको मुश्किल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा। तो न्यूक्लियस के फोर्स पे डिपेंड करता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन के फोर्स पे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्सन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएगा। समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। एंड थर्ड आता है बेटा एक्सचेंज एनर्जी। अभी एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है। एक्सचेंज एनर्जी बेटा एक्सप्लेन करता है D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन। इनको एक्सप्लेन करेगा, समझ पा रहे हो क्या? कैसे करेगा, ध्यान से सुनो। पीपीटी आ गई मेरे पास में। सर पेन। वैसे मैं मतलब फिजिक्स का जो थ्योरी पार्ट है हो गया। वो मैं मतलब पीडीएफ लिख नहीं रहा हूँ, मतलब मैं पीडीएफ रखे रहूंगा और मैं हम्म, डायरेक्टली उसमें से मतलब एग्जाम भर देखो, तक। हाँ देखो देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, वेव ऑप्टिक्स तक कर लेना, ठीक है। अब जो चैप्टर, एक तो न्यूक्लियाई है, एक दिन का चैप्टर है न्यूक्लियाई, एक दिन का आपका सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना, कुछ नहीं बचा है यस। फिजिक्स। अब सेमीकंडक्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट है। आपको मतलब ऐसे याद करना पड़ेगा, सिलिकॉन जर्मेनियम में सेमीकंडक्टर है तो है, समझ पा रहे हो क्या? कुछ नहीं है ऐसे, यस सर। न्यूमेरिकल कुछ नहीं होगा, न्यूमेरिकल एक आधा आएगा ना के बराबर, ठीक है। न्यूक्लियाई के न्यूमेरिकल बहुत हल्के आएंगे, क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी था वो हटा चुके हैं, समझ पा रहे हो क्या। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत ही ज्यादा आसान, रेडियस वगैरह निकालने को बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ वो मतलब ना सेमीकंडक्टर में प्रूफ है, ना न्यूक्लियाई में प्रूफ है, प्रूफ दोनों में किसी में नहीं है, ठीक है ना। बस आपको सर ईएम थोड़ी, वेव्स। हाँ ईएम वेव में, हाँ ईएम वेव में प्रूफ नहीं है, ईएम वेव में भी प्रूफ नहीं, ठीक है। एक छोटा सा प्रूफ है ना के बराबर, ज्यादा ज्यादा 4 लाइन का प्रूफ है, वो प्रूफ है, और कोई प्रूफ नहीं है, नहीं नहीं ठीक है सर, ना। मैं प्रूफ अभी भी लिखूंगा, बस मतलब वो नोट्स वाला जो है। देखो ईएम वेव में मैं तुमको पहले बता दूं, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, रट लो उसको बैठ के, ठीक है ना। क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे वहां से क्वेश्चन की बनने की पॉसिबिलिटी जीरो है, ठीक है। ईएमवे में जो क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन बनेगा भाई स्पेक्ट्रम से। देखो बेटा, रेडियो वेव कहाँ कहाँ पे यूज होती है, ये पूरा पैराग्राफ आपको याद करना पड़ेगा। पैराग्राफ याद नहीं करना ना, इनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह याद करनी, ठीक है ना। आपको क्या याद करनी है, जो रेडियो वेव आप जानते हो ना, मैंने स्पेक्ट्रम लिखवाया था, उसमें रेडियो वेव आई थी, समझ पा रहे हो क्या। अगर यस याद हो, सर। एक ऐसा था, क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, याद है क्या। यस सर। इन माई रेंज, ई से गामा रे, एक्स से एक्स रे, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, इन से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव और आर से रेडियो वेव। समझ पा रहे हो क्या। यस यहाँ सर। पे देखो क्या होता है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जैसे आप जाते हो, तो क्या होता है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लगा रखा है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस इधर सर। से इधर जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, इधर से इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, हम समझ पा रहे हो क्या। तो अब ये जो रेडियो वेव है, ये इतने रीजन में रेडियो वेव लाई करेगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर।
मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होगी, 10 से 10 की पावर 5 हर्ट्ज तक उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये आपको याद नहीं करना कि कहाँ से कहाँ तक होगी। अब इम्पोर्टेंट कि रेडियो वेव कहाँ पे यूज होती है, ठीक है ना। तो ये बेटा आप बैठ के रट्टा मारना। टीवी में यूज होती है, ठीक है ना। एफएम में यूज होती है, सेलुलर फोन में यूज होती है। समझ पा रहे हो क्या? इतना यस याद सर। रखना, ठीक है। माइक्रोवेव कहाँ पे यूज होती है, ये सब बेटा सारा याद करना पड़ेगा। देखो आपको मतलब यूज या यूज पे ही क्वेश्चन आएगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। ऊपर का जो यस पार्ट है उसमें हल्का फुल्का एक कोई एक क्वेश्चन फंस सकता है, वरना तो नहीं फंसेगा। माइक्रोवेव कहाँ पे यूज होती है भाई? एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, मतलब रडार सिस्टम में। रडार सिस्टम जानते हो, जिससे हम एरोप्लेन फाइंड आउट करते हैं किसकी लोकेशन ही है। समझ पा रहे हो? इंपॉर्टेंट यस है, सर। बहुत ज्यादा रडार, ठीक है। 7 डोमेस्टिक। मार्क्स का सेमीकंडक्टर आएगा। हाँ बेटा, उसमें पूरी डेफिनेशन याद करनी है आपको इसी तरह। माइक्रोवेव में यूज होती है, माइक्रो ओवन में। समझ पा रहे हो क्या? ये याद रखना यस बेटा, सर। ठीक है, बस ये याद रखना है इसमें। इंफ्रारेड कहाँ पे यूज होती है, देख लो बेटा इनमें। अर्थ अर्थ को गर्म करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन का। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये याद करना है भाई। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। हाई फाई सिस्टम में यूज होती है, जैसे एक वाईफाई सिस्टम होता है, वैसे ही हाई फाई सिस्टम होता है। समझ पा रहे हो? यस सर। याद करना है बस बेटा, और कुछ नहीं। इनका यूज पे ही क्वेश्चन आएंगे। मेरे केस में जब मैं पढ़ रहा था, जब मैंने अपनी 12th करी थी, उसमें आया था अल्ट्रा वायलेट रेस पे यूवी कहाँ पे यूज होती है। मेरा एक दोस्त इतना तेज था, बोला RO+UV। RO लगा रहता है ना घर में, यस सर। तो RO+UV मतलब वाटर प्योरीफायर। यस सर। भाई साहब ने तुक्के मार दिया, नंबर ले गया, मैं खड़ा हुआ लखाता रह गया। ठीक है ना। लेजिक जानते हो, लेजिक सर्जरी में यूज होती है। लेजिक सर्जरी तो यस जानते हो ना, चश्मा सर। हटाने के लिए। यस विजिबल। हाँ बेटा, विजिबल वो पार्ट है जो आपको स्पेक्ट्रम का दिखाई पड़ता है, तो आपको ये याद करना है बस, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट में भी पढ़ के देखना कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। यूवी लैंप, हिल जम्प्स एंड वाटर प्योरीफायर यहाँ पे यूज होती है। एक्सरे कहाँ पे होती है, गामा रे कहाँ पे होती है। बस बेटा इस चैप्टर में आपको ये याद करना है। जो ऊपर का पार्ट है वो मेरा ज्यादा ज्यादा 20 मिनट का टॉपिक है, उसको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। यस सर। सर, हाँ लेकिन जी। ये जो ईएम वेव्स हम्म और ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों, हम्म। इन तीनों को मिला के 18 मार्क्स का आ रहा है, तो ईएम वेव्स कितने मार्क्स का आएगा? बेटा देखो, सबसे ज्यादा पार्ट आएगा रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। यस सर। अगर तीनों से 18 है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 6 6 6 में डिवाइड कर लो। सुन पा रहे हो? यस मैं ये सर। नहीं कहता कि तीनों को। ये मान के चलना 8 नंबर का रे ऑप्टिक्स मिलेगा मिलेगा। यस सर। 8 नंबर का। 5 नंबर का वेव ऑप्टिक्स मान के चलना बेटा। यस सर। और ध्यान रखना, 8 से भी ज्यादा का मिल सकता है, मैंने कुछ एवरेज लगाया बस ये, ठीक है ना बेटा। 8 और 5 यस 13, सर। ठीक है। 4 5 नंबर का मान लो। ये बस मैंने 4 नंबर का ज्यादा बोल दिया। 3 नंबर का मिलेगा बेटा इस पे आपको, EM वेव, ठीक है। तीन यस सर। नंबर इनमें से बढ़ा लेना क्वेश्चन, इनमें से कुछ ना कुछ ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है ना। यस सर। ये होता है। बताना कि वो क्या बोलते हैं, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस कितने नंबर का है? वैसे नहीं दिया है वो, यूनिट्स मतलब यूनिट्स नहीं, 3 3 चैप्टर का शायद दिए हैं। चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 1, एंड चैप्टर चार्जेस, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और कैपेसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिला के 16 मार्क्स हम्म, अब इन तीनों में बताऊं कौन सा चैप्टर ज्यादा का आएगा। ये वाला चैप्टर ज्यादा का आएगा। है। आठ यस सर। नंबर का तो इसको मान के चलना, ठीक है ना। बाकी आधा आधा यस। इसको डिवाइड कर लो, ठीक है ना। 4 नंबर इसमें आ जाएगा, 4 इसमें, ठीक है ना बेटा। अच्छा, नेक्स्ट यस यूनिट कौन सा सर। है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, है ना। यस सर। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बड़ा चैप्टर है, अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा।
मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 4 डेफिनेशन है, रटवा दूंगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन मिलेगा इसमें, समझ पा रहे हो? अगर मिला तो, यस सर। मिल भी नहीं सकता, समझ पा रहे हो? यस सर। छठा ई EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI, सातवां अल्टरनेटिंग करंट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इन चारों को मिला के 17 मार्क्स का। देखो, अब 17 का है तो एक काम कर लेना, इन दोनों को मिला के ले लो तुम 7 मार्क्स। यस सर। हेलो 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 हेलो।
हेलो। हाँ पापा है पास में। पापा को बोल पाँच कॉल करे। हेलो। हाँ पापा वाईफाई बंद हो गया, क्लास के बीच में ही बंद हो गया है। तो उसको अभी आज भरवाओगे कि मैं हॉटस्पॉट वगैरह से ही कुछ ट्राई करूँ? मम्मी सॉरी। ठीक है। ठीक है बाय। मम्मा मम्मा ये वाईफाई खत्म हो गया तो बाबा का वो भी बंद हो गया, मेरा भी बंद हो गया, लेकिन मैं आपका वाला चला रहा हूँ। ठीक है, सुने? हाँ। ये बंद कर दे। बैठ बैठ बैठ। वाईफाई बंद हो गया है। वाईफाई रिचार्ज नहीं, रिचार्ज। हाँ? उसमें रिचार्ज खत्म हो गया, पापा मम्मी भर रहे हैं।
तो वो कुछ देर में चालू हो जाएगा। हम्म, बेटा। हम्म। हम्म। हेलो हेलो। हेलो। यस, वाईफाई का रिचार्ज अभी जस्ट खत्म हुआ। फिलहाल तो मैं हॉटस्पॉट से आ गया। चलो बेटा, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखो। जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी, वो तीन चीजें बेस करती है। पहला तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज में, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दूसरा इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन पे, ऐसे लिख लो इंटर, चलो ऐसे लिख लो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और तीसरा है एक्सचेंज एनर्जी। ये दोनों तो समझ में आ गए। यस सर। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है बेटा? जो D5 और जो D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है इज मोर स्टेबल। उसके पीछे का लॉजिक क्या बताते हैं? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुनो, ये ड्रामा क्या है। देखो एनसीईआरटी की लाइन आप पढ़ोगे, समझ में नहीं आने की आपको। अगर मान लो D5 कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 4 5, ये 3D है, समझ पा रहे हो? यस सर। 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे भरे हुए, समझ पा रहे हो? यस सर। अब क्या है बेटा, ये भी 3D है बेटा। इसकी एनर्जी, इन सभी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, 3D क्या होता है? सबसेल, समझ पा रहे हो? इसको यस बोलेंगे ना सर। सबसेल। और ये जो डब्बे डब्बे से डिनोट कर रखे हैं, ये होते हैं ऑर्बिटल। अब एक बात बताओ, इन सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है या अलग अलग है? सेम नहीं है, नहीं है, सेम नहीं है। क्यों सेम है बेटा? ये क्योंकि भी 3D। एक्सिस और बिटवीन के एक्सिस में। बेटा वो तो इनका ओरिएंटेशन है, लेकिन एनर्जी तो, अगर बेटा इनकी एनर्जी सेम ना होती तो एक एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना फिल होता। अगर मान लो इसकी एनर्जी कम होती तो सारे इलेक्ट्रॉन पहले यहीं पे फिल होते, पहले यही भरी यस जाती। सर। तो एनर्जी सेम है तभी तो एक एक भरा गया पहले, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर मैं से लिख दूं 3P, और 3P के अंदर तीन डब्बे, बेटा तीनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, भले ही शेप अलग अलग है, एनर्जी क्या होगी? सेम, समझ पा रहे हो क्या? यस अब सर। जरा ध्यान, बेटा ये जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि एनर्जी सबकी क्या है? सेम है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूमते रहते हैं। ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो इधर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूमते रहते हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ या ना। यस मतलब सर। कभी ये वाला इलेक्ट्रॉन DXY में आ जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन DX² माइनस वाई स्क्वायर में चला जाएगा। तो एक ही ऑर्बिटल, मतलब एक ही सब सेल के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। लेकिन ये केस कब होता है? जब D5 और जब D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ ना। अगर ये यस इलेक्ट्रॉन सर। यहाँ पे आए, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस बोलो सर। हाँ ना। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल को छोड़ के दूसरी ऑर्बिटल में जाता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। क्या होता है बेटा? एनर्जी को रिलीज करता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल ऑफ सेम सबसेल, सबसेल क्या होनी चाहिए बेटा? सेम, समझ पा रहे हो क्या? इट विल रिलीज, क्या रिलीज करता है वो? एनर्जी रिलीज करता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। ड्यू टू यस विच सर। स्टेबिलिटी, बताओ स्टेबिलिटी बढ़ेगी उस इलेक्ट्रॉन की या घटेगी? बताओ, अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस इतनी सर। बात, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एंड ड्यू टू विच आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी।
कोई दिक्कत की स्टेबिलिटी बढ़ गई, अब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? इसलिए ही जो D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? ड्यू आपको डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। आपसे कोई नहीं पूछेगा बेटा व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है ना। आप बहुत सारे बेटा वहां पे चले जाना, सीबीएसई में चले जाना, सीबीएसई के टीचरों से अगर तुम पूछोगे कि एक्सचेंज एनर्जी होता क्या, बेटा नाम भी नहीं सुना होगा लिटरली, जबकि एनसीईआरटी में मेंशन है, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? जब D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो क्योंकि सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं, और जब वो घूमते हैं तो एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि यस सर। एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज का टर्म क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले की प्लेस पे जा रहा है, तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले की प्लेस पे जा रहा है, तो एक्सचेंज हो रहा है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ता है। अब जरा तुम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना बेटा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हाँ, इतना टफ लिख के दे रखा है इन्होंने। कहाँ है हमारी लेबो? एनसीईआरटी का नाम भी पता नहीं, लेबो केबो ऐसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं बेटा? है। हम्म, जैसे एनसीईआरटी लेबो आएगी, लेबो सीरीज होती है बायो के लिए, केबो सीरीज होती है 11th की बायो के लिए, समझ पा रहे हो यस क्या? सर। पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, एक्सचेंज एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट। तो ये क्या करता है बेटा? स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, बस इतना याद रखो, समझ पा रहे हो क्या? अब कैसे बढ़ाता है वो दिखाएगा, बहुत कम समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। एक्सचेंज एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ पैरेलल स्पिन इन द डिजनरेट ऑर्बिटल। बेटा सारे के सारे, अब जरा ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल स्पिन मतलब टोटल नंबर ऑफ पैरेलल जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बेटा ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पैरेलल है क्या, बोलो है ना? कौन करोगे? यस सर। तो अगर ये सारे के सारे पैरेलल है, ध्यान से समझा, अगर मैं D6 कॉन्फ़िगरेशन ले लूं, तो D6 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, ध्यान से सुनो। एक दो तीन चार पांच और छठा यहाँ पे आ गया, समझ पा रहे हो क्या? ये चार तो पैरेलल है, लेकिन बेटा ये दो एंटी पैरेलल हो गए क्या एक दूसरे के, बोलो है ना? यस समझ पा सर। रहे हो? तो अगर ये दो एंटी पैरेलल हो गए, तो यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, समझ पा रहे हो क्या? इसलिए सबसे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी किसमें दिखने को मिलती है? D5 वाले कॉन्फ़िगरेशन में और D10 वाले कॉन्फ़िगरेशन में। D10 वाले में क्यों देखने को मिलती है, ध्यान से समझो बेटा। पांच ये पैरेलल है, ये वाले पांच पैरेलल है, और पांच ये वाले पैरेलल है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो यस सर। बेटा। ये बेटा अगर ध्यान से सुनो, कहाँ गया? अगर मैं कोई एक ऐसी लाइन खींच दूँ और एक ऐसी खींच दूँ, ये भी तो आपस में पैरेलल ही है, समझ पा रहे हो क्या? तो इसलिए यस सर। D10 में सबसे ज्यादा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पे 10 पैरेलली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हाँ, अब जरा ध्यान से सुनो भाई। When several electron occupy a set of degenerate orbital, degenerate orbital भी होती है जिनकी सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, समझ पा रहे हो क्या? जैसे पांच होती है डी के अंदर, पांच ऑर्बिटल होती है, तो पांचों की पांच की एनर्जी क्या होती है, सेम, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। देखो, when several electron occupy a set of degenerate orbital, the lowest energy state correspond to the maximum possible extent of single occupation of orbital and parallel spin Hund's rule छोड़ दो अभी। The laws of exchange energy increases the stability। बेटा जब एक्सचेंज एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करेगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक। एज द स्टेबिलिटी इंक्रीज, जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी बिकम मोर डिफिकल्ट, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो रही है क्या? यस बोलो। सर। अब जरा ध्यान से देखो, देयर इज नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी ऑफ D6 कॉन्फ़िगरेशन। अगर बेटा D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, D6 मतलब वहाँ पे बेटा कोई हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड नहीं है, तो बेटा D6 D4 D3 वहाँ पे आप ये वाला केस नहीं चला सकते। कौन से वाला केस? एक्सचेंज एनर्जी वाला केस, समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? एक्सचेंज यस सर। एनर्जी वाला केस चलता है D5 और D10, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाले में, समझ पा रहे हो क्या? सर उसमें मतलब चल तो रहा था कि पहले वाले में दोनों फील्ड है, बाकी सब हम्म। वाले में मतलब कम होता है लेकिन। ऐसे तो बेटा फिर D4 में भी
4 पैरेलल आ गए ना, फिर तो D6 और यस सर। D4 की बराबर हो जाएगी ना, समझ पा रहे हो। लेकिन ये एक्सचेंज एनर्जी का स्पेशली कैसे डिजाइन होता है बेटा, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के लिए। वाई, ये क्वेश्चन कभी वैसे तो आज तक कभी जिंदगी में पूछने का, BSc में जाओगे वहां पे पूछा जाता है कि भाई वाई D5 एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, तो उसका एक ही आंसर जाता है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। समझ पा रहे हो क्या? यस। ठीक है बेटा। यस। डी D3 D2, ऐसे तो बेटा D2 भी ले लो, वहां पे भी दो पैरेलल इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे आपको। समझ पा रहे हो, यस दो सर। पैरेलल इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे। ठीक है ना। अब D8 लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, D2 और D8 की इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे तो बेटा D2 और D8 वाले की एनर्जी क्या होनी चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? यस सर। क्योंकि D8 में भी दो पैरेलल इलेक्ट्रॉन है और D2 में भी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ठीक है। लेकिन दिस केस इज स्पेशली डिजाइन फॉर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बहुत रेयर चांस है कि तुमसे क्वेश्चन पूछे यहाँ पे। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, Mn प्लस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सबसे बाहर वाली दिखाएगा, 3d5 एंड 4s1 होती है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr प्लस की D5 होती है। Mn प्लस की क्या होती है, D5 4s1, और Cr प्लस की होती है D5। बताओ किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, Mn प्लस की या Cr प्लस की? सोच के बताओ। Mn प्लस की क्या है बेटा, 3d5 4s1, और Cr किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, Mn प्लस में से या Cr प्लस में से? Cr प्लस में से आसान है, क्यों आसान है? क्योंकि 3d5 है और 4s1 है Mn प्लस में। 4s1 कहाँ है, 4s1 कहाँ है Cr प्लस? नहीं, Mn प्लस, Mn प्लस। हम्म, Mn प्लस में Mn प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू Cr प्लस। समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो, समझ पा रहे हो? यस क्या सर। दिक्कत हो रही है बता। सर ज्यादा स्टेबल मैग्नीज होगा ना, क्यों? क्योंकि 3d5 इसमें भी है, 3d5 उसमें भी है, लेकिन इसमें 4s1 भी है, तो वो भी हाफ फील्ड है 4s1। बेटा एक बात बताओ, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3D में से, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे 4s में से। समझ पा रहे हो? यस सर। 3D का मतलब थर्ड सेल, 4s का मतलब फोर्थ सेल। किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, बाहर वाले फोर्थ वाली सेल में से, थर्ड वाली सेल में से? बोलो भाई बोलो। बेटा ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास में पहली सेल होती है, फिर थर्ड न्यूक्लियस में के से। पास में दूसरी। अरे वाह बेटा, चौथी सेल न्यूक्लियस से दूर होगी, न्यूक्लियस के पास होगी एज कम्पेयर टू थर्ड। दूर होगी। तो बेटा दूर होगी तो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लग रहा होगा फोर्थ वाली पे, ज्यादा लग रहा होगा एज कम्पेयर टू थर्ड? कम लग रहा होगा। तो किस में से इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर निकल जाएगा, थर्ड वाली सेल में से या फोर्थ वाली सेल में से? थर्ड वाली सेल में से। वाह बेटा वाह, डॉक्टर के पास ले जाओ। तुम जा चुके हो डिप्रेशन में बेटा, तो तुमको यहाँ से निकालना। घर वाल मम्मी है तुम्हारी यहाँ पे आस पास में, बात कराने को है है क्या? सर, है। हाँ बुलाओ, बुलाओ एक बार। लेकिन मतलब सो रही है। अच्छा सो रही है, जब उठेंगे तो बात कराना। कौन प्रेशर बना रहा है तुम्हें नंबर का? नंबर का कहाँ है? नंबर का नहीं है, मतलब मतलब मार्क्स में देखो बेटा 10th से जो हुआ है सर, उसमें उसके बाद से। 10th में कितने आए थे तुम्हारे?
10th में 67 के आसपास आए थे, 9th में मेरे अच्छे आए थे 90% तक। हम्म। तो 10th की मार्कशीट कहाँ पे यूज करी आज तक आपने बताओ? कहीं पे नहीं यूज करी है भाई। एनडीए का फॉर्म भरने में। ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाया उसको दिखा के? हाँ बे? एनडीए का फॉर्म। किसके फॉर्म में? एनडीए एनडीए का फॉर्म। एनडीए का परसेंटेज मांगता है? एनडीए का फॉर्म तो बेटा कोई भर सकता है जो पास आउट हो रखा है, यस सर। समझो। एनडीए डजंट रिक्वायर एनी परसेंटेज। एनडीए तो जो पास आउट हो गया 10वीं 12वीं में वो भर सकता है। अब जरा ध्यान दो, देखो बेटा, न्यूक्लियस के पास कौन सी सेल होगी, थर्ड वाली सेल या फोर्थ वाली सेल? न्यूक्लियस के पास थर्ड वाली सेल पास होगी। तो जो थर्ड वाली सेल होगी उस पे ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा होगा, फोर्थ वाली सेल पे ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा होगा न्यूक्लियस की वजह से? थर्ड वाली सेल पे। तो किसके इलेक्ट्रॉन निकलना इजी है? निकलना मतलब जहां पे अट्रैक्शन कम होगा, मतलब जल्दी छोड़ दे भाई, जाओ तुम मेरी साइड से, समझ पा रहे हो क्या, ऐसे बोले जो। तो वो कौन सी सेल होगी? थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन जल्दी भाग जाएगा बाहर, या फोर्थ सेल का जल्दी भाग जाएगा? फोर्थ। अब जरा यहाँ पे आ जाओ बेटा, इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s से निकलेगा क्या? मतलब फोर्थ वाली सेल से। 4s का मतलब है फोर्थ वाली सेल का s सब सेल, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? फोर्थ वाली सब सेल से। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 3 वाली सेल से। तो बेटा किस, कौन सी सेल से इलेक्ट्रॉन का निकलना इजी है, फोर्थ वाली सेल या थर्ड वाली सेल? फोर्थ वाली सेल में से इजी है। तो बेटा अगर फोर्थ वाली सेल से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी Mn की क्या होगी? कम होगी एज कम्पेयर टू Cr प्लस। यस समझ पा रहे सर। हो क्या? बोलो। यस सर। तो बेटा ये यही बोल रहा है कि Mn प्लस Mn की ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn प्लस की Cr प्लस की d5, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn इज लोअर देन Cr प्लस। Mn प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी Cr प्लस से क्या होगी? कम होगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बोलो है ना? इन द सेम वे Fe प्लस टू की होती है बेटा d6 कॉन्फ़िगरेशन। आ जाओ भाई Fe प्लस टू की बात कर ले एक बार। Fe प्लस टू की है d6 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 3d6 4s0। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। समझ रहे हो? यस और सर। Mn प्लस टू की है, Mn प्लस टू की है 3d5 4s0। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब एक बात बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है Fe प्लस टू में से या Mn प्लस टू में से? एफ पी प्लस टू में से। हाँ, क्योंकि Mn प्लस टू में से तो बेटा हाफ फील्ड बन चुकी है। बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, Mn प्लस टू की या Fe प्लस टू की? ज्यादा पूछा है मैंने। आयनाइजेशन एनर्जी एम एन प्लस टू की होगी ज्यादा। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn प्लस टू इज ग्रेटर देन Fe प्लस टू। समझ पा रहे हो क्या? यस हेंस सर। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe प्लस टू की क्या है? लोअर है देन द Mn प्लस टू। बात समझ में आई क्या? यस सर। In other word, we can say that the third ionization enthalpy of Fe is lower than of Mn। क्योंकि बेटा दो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब जो तीसरा निकलेगा वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बोलो है ना? समझ पा रहे हो यस सर। क्या? Fe प्लस टू पे दो चार्ज तभी तो आया होगा जब दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे। दो इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। इसलिए बेटा जो आपका थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है किसकी, एक सेकंड रुकना बेटा, ये कौन है भाई? ये तो फ्री 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 है। चलो, तो इसलिए वो बोल रहा है कि जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी F की वो कम होगी बेटा Mn से, क्योंकि Mn का जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किस में से निकलेगा? d5 में से। और Fe का जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किस में से निकलेगा? d6 में से। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है बेटा। ये तो क्या है कि हम थोड़ा डीप में चल रहे हैं, ठीक है ना? वरना तो बेटा डी ब्लॉक मुश्किल से 3 दिन में
3 से 4 दिन में कोचिंगों में खत्म करा दिया जाता है, क्योंकि ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है ना। ये ऐसे यस ना तो इनको कोई पूछता, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में बैठोगे बेटा हर एक चीज पूछी जाएगी। 12th में कोई नहीं पूछने का भाई ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब 11th का मामला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12th में कोई नहीं पूछेगा। यस अब जरा ध्यान से देखो। हाँ भाई, तुम कंपटीशन में जाओगे, तुमको सारा पढ़ना पड़ेगा 0 से हीरो तक। चलो, यस the lowest common oxidation state of these metal is +2। अब बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो बेटा, इनकी क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। स्कैंडियम की सिर्फ +3 है, टाइटेनियम की 3 है, याद नहीं करनी। वैंडियम की 4 है, याद नहीं करनी, कुछ याद नहीं करना। बस आपको एक तो याद करनी है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की होती है। समझ पा रहे हो क्या? यस बोलो। मोस्टली जो एलिमेंट है उनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस मोस्ट, लेकिन सिर्फ एक स्कैंडियम ऐसा है जिसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। समझ पा रहे हो क्या? मतलब यस स्कैंडियम सिर्फ +3 ही चार्ज लेके आएगा। लो मैं बताता हूँ क्यों लाता है स्कैंडियम सिर्फ +3। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 21। समझ पा रहे हो क्या? यस 3d14s2। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर लो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस अब सर जरा ध्यान दो, अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन उड़ा दूं, 4s के भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए और 3d का भी 1 इलेक्ट्रॉन, बोलो है। समझ पा रहे हो तो क्या? आवाज थोड़ी सी कट गई बीच में। आवाज बेटा देख लेते बेटा। बेटा मेरे साइड तो अभी तो ठीक चल रहा है, पहले कटी होगी बहुत ज्यादा पहले, अभी तो ठीक चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। यस देखो कहाँ पे थे भाई, देखो जैसे ही बेटा 4s2, जैसे ही ये तीनों इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे स्कैंडियम में, तो 4s वाला भी चला जाएगा, 3d वाला भी चला जाएगा, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा कैसे? बोलो है ना। यस सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सिर्फ ये बचेगा। समझ पा रहे हो क्या? बेटा यस आउटर मोस्ट सेल 3 वाली बच जाएगी क्या? बोलो है ना। समझ पा रहे हो क्या? यस बेटा 3 में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे थर्ड सेल में? 6 इसके पास में, 2 इसके पास में, 8 बच जाएंगे क्या? बोलो है ना। यस सर एवरी एटम अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है कि, बोलो है ना। यस सर तो जैसे ही स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा देता है, उसकी जो वैलेंस सेल बनती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं 3 उड़ाने के बाद में। इसलिए बेटा सिर्फ स्कैंडियम +3 शो करता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर ठीक है, आपको ये लॉजिक याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है अब लाइफ में कि सिर्फ स्कैंडियम एक ऐसा है जो +3 देता है, बाकी सब +2 सबके लिए कॉमन होती है। Mn की सबसे ज्यादा होती है जो कि +7 देता है। 3 चीज याद रख लेना, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा आपसे। समझ पा रहे हो क्या? यस सर अब जरा ध्यान से देखो, खराटे कौन बजा रहा है बेटा? मम्मी क्या बात है। अब जरा ध्यान से देखो, द लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन बड़े बड़े तेज है, कोई बात नहीं बेटा, सोने दो। द लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल इज +2। बेटा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि सारे एलिमेंट में कॉमन होती है लेकिन स्कैंडियम में नहीं होती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर टू फॉर्म द M+2। M+2 मतलब स्कैंडियम +2 टाइटेनियम +2 जिस पे भी बेटा +2 चार्ज है, जबकि स्कैंडियम तो +2 वाला दिखाता ही नहीं है, ठीक है ना बेटा। यस सर आयंस फ्रॉम द गैसियस एटम, क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रॉन निकालते हो वो गैसियस एटम में से निकालते हो। ऐसे तो है नहीं कि आपके पास में रखा है आयरन का टुकड़ा और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं निकलने का बेटा। पहले एटम को बेटा एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन देनी पड़ेगी, एटम एटम अलग होंगे, देन उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। समझ पा रहे हो क्या? ठीक यस है। सर द सम ऑफ द फर्स्ट and second ionization enthalpy is required in addition to the enthalpy of atomization। बेटा ये लाइन समझ में आई है? देखो मैं समझाता हूँ। मान लो बेटा आपके पास में कोई एक आयरन का टुकड़ा है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। ठीक है, यस सर तो अगर इसका आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इसके अंदर से, तो सबसे पहले तो बेटा आयरन आयरन के एटम अलग अलग करने पड़ेंगे ना। समझ पा रहे हो क्या? तभी तो किसी एटम यस में सर से निकाल पाऊंगा। तो एटम को अलग अलग करने, बेटा यहाँ तो कलम्फ था, मतलब बहुत बड़ा टुकड़ा था आयरन का, तो उसमें से एटम 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 अलग 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 कर लिए, तो बेटा आपने कौन सी हीट दी होगी? हीट ऑफ एटमाइजेशन। बोलो। यस सर
हीट ऑफ एटम है। इतनी बात क्लियर है? यस। मान लो मैंने ये वाला एटम पकड़ लिया, इसमें से बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Fe पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो यहाँ पे जो आपने हीट दी होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब क्योंकि मेरे को +2 वाला आयन बनाना है तो +2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे को Fe से Fe+2 बनाना है तो बेटा यहाँ पे आप कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी दोगे? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर आपको Fe के क्लम्प से Fe का एक टुकड़ा था उससे बेटा आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो हीट ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। चले? यस सर। वो यही हाँ पे गए भाई। ये देखो बेटा, अब दोबारा सुन लो क्या बोल रहा है। द लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल इज +2। सो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। टू फॉर्म द M+2 आयन, मतलब किसी भी एटम के ऊपर आपको +2 चार्ज अगर लेके आना है फ्रॉम द गैसियस एटम, गैसियस एटम में से, तो बेटा सबसे पहले तो आपको गैसियस एटम बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बोलो। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को आप ऐड करना पड़ेगा, इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। साथ में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी देनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आएगी? यस सर। द डोमिनेंट टर्म इज द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो डोमिनेंट टर्म होती है, मतलब जो जहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। वी सो अनयूजुअली हाई वैल्यू फॉर क्रोमियम एंड कॉपर के लिए बेटा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। यस सर। अब बताऊं क्यों होती है? ये तुम बता सकते हो? क्रोमियम और कॉपर के लिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि हम्म, उनका 3D5 हो जाता है, मतलब क्रोमियम में 5 कॉपर आ में? जाता है ऑर्बिटल में किस रखता। में? क्रोमियम में 3D5 किस में आएगा? क्रोमियम में, कॉपर में, दोनों में? क्रोमियम में आएगा, हम्म। कॉपर में नहीं आए। कॉपर में क्या आएगा? कॉपर में फुल्ली फिल्ड। हम्म। फुल्ली। देखो, क्रोमियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3D5 4s1 होती है। समझ पा रहे हो क्या? और कॉपर यस। की क्या होती है? कॉपर का 29 होता है तो 3D10 4s1 होती है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 3D10 4s0 रह जाएगा। क्या बोलो है? यस सर। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू, 3D5 4s0 रह जाएगा। क्या बोलो है? अब अगर आप इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है। और इसमें से अगर आप इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी करोगे तो 3D10 में से निकलेगा। तो 3D10 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है। तो इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज हाई। समझ पा रहे हो? यस सर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। वेयर M+ आयन, M+ मतलब कुछ भी हो सकता है बेटा, स्कैंडियम प्लस, टाइटेनियम प्लस, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अच्छा, अब ये इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्रोमियम के अंदर जब एक पॉजिटिव बन जाता है, Cr पॉजिटिव बन जाता है, तो Cr पॉजिटिव में D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और Cu पॉजिटिव में D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या ये बात समझ में आई तुमको? यस सर। The value for Zn is correspondingly low as the ionization energy cause the removal of one 4s electron, which is the formation of stable D10 configuration। तो बेटा जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो जिंक की कम होती है। जिंक की कम क्यों होती है? क्योंकि बेटा जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिंक के अंदर से तो वो D10 कॉन्फ़िगरेशन को ले आएगा। ध्यान से समझो, जिंक होता है 30, 3D10 4s2 होता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। इसमें से आप इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो बेटा किसी की कर लो तो 3D10 4s1 रह जाएगी। क्या बोलो है ना? समझ पा रहे हो यस क्या? सर। अब इसमें से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी करोगे तो बेटा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जिंक की कॉपर के कंपेयर में कम होगी या ज्यादा होगी? सोचिए तो।
कम होगी, मतलब सेकंड हाँ, क्योंकि यहाँ पे कॉपर। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, 4s1 से, और जबकि यस कॉपर के सर। केस में कहाँ से जा रहा था, 3d10 में से। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। तो यहाँ पे जैसे ही सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आ गई तो 4s0 रह गया। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की, बेटा इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? क्यों ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में से 10 में से। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। चलो जी भाई। The trend in the third ionization enthalpy is not complicated by the 4s इलेक्ट्रॉन। अब वो बोल रहा है कि जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो 4s की वजह से नहीं होता, क्योंकि बेटा 4s के में तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में ही निकल चुके होते हैं। समझ पा रहे हो क्या? समझो। यस सर। 4s orbital factor and show the greater difficulty of removing an electron from the d5। d5 किसके अंदर होता है? Mn+2 के अंदर। d10 किसके अंदर होता है? Zn+2 के अंदर। तो बेटा अगर आपको Mn+2 में से और Zn+2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d5 और d10 को अचीव कर चुकी है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो यस हाँ। सर। क्या ये बात समझ में आई क्या? यस सर। In general, the third ionization enthalpy are quite high। जनरली जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है फर्स्ट और सेकंड से। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा केस बन जाता है कि वो सेकंड में 3d10 आ जाता है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है यस ना? सर। Also, the high value for third ionization enthalpy of copper, nickel, and zinc indicate why it is difficult to obtain oxidation greater than 2 for this element। अब जरा कॉपर पकड़ लो, निकिल पकड़ लो और जिंक पकड़ लो। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। देखो बेटा, कॉपर है। समझ पा रहे हो क्या? कॉपर से Cu पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, Cu से Cu2 पॉजिटिव प्लस दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। समझ पा रहे हो क्या? अब जनरली यस सर। अब क्या होता है, Cu के ऊपर तीन पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ध्यान से समझो बेटा। ये यहाँ पे आपने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यूज करी होगी, यहाँ पे आपने सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी यूज करी होगी। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। अब अगर बेटा Cu2 पॉजिटिव से Cu3 पॉजिटिव लेके जाना है तो क्या मेरे को थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी यूज करनी पड़ेगी? यस सर। बेटा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर की बहुत ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? ध्यान से समझो बेटा। Cu2 क्वालिटी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s0 आ जाता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो क्या कॉपर अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करेगा या पसंद नहीं करेगा? सोच के बताओ। नहीं पसंद करेगा। इसलिए बेटा कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, +3 नहीं होती। समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। जिंक की भी सिर्फ +2 है, +3 नहीं होती। अब जिंक का भी सुन लो भाई, बहुत एक्सट्रीम पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं आपको डी ग्लो। यहाँ तक तो कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। जिंक है, जिंक से एक इलेक्ट्रॉन निकाला Zn पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो क्या? Zn से 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा यहाँ पे आपने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यूज करी होगी, यहाँ पे आपने सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी यूज करी होगी। समझ पा रहे हो क्या? यस जैसे सर। ही Zn पॉजिटिव बना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है 3d10 4s0। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। बेटा क्या अब जिंक एक इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करेगा या नहीं करेगा? सोच के बताओ। नहीं करेगा। इसलिए बेटा Zn 3 पॉजिटिव दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Although ionization enthalpy gives some guidance concerning the relative stability of the oxidation state, this problem is very complex and not amenable to ready generalization। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, इसलिए हम कोई जनरलाइजेशन मतलब डायरेक्ट आपको कोई एक ऐसा जनरलाइजेशन बना के नहीं दे सकते कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, या आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़नी चाहिए। समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेसी है, एनसीईआरटी खुद कह रही है, इसलिए बेटा यहाँ से कभी भी कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाता। समझ पा रहे हो कि पढ़ाने को पढ़ा दिया मैंने। ठीक है ना बेटा? यस सर। अब आते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ ले। समझ पा रहे यस हो क्या? सर। One of the notable feature of transition element
इज द ग्रेटर वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बेटा कितनी ज्यादा वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब विभिन्नता है। +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है, +6 भी है, +7 भी है। देख लो बेटा कितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को ये लेके चलते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। दीज में शो इन देयर कंपाउंड, ये अपने कंपाउंड में दिखाएंगे सब ऑक्सीडेशन स्टेट। टेबल 4.3 लिस्ट द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट रो मतलब 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। The element which give the greatest number of oxidation state occur in or near the middle of the series। बेटा जो जिसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कहाँ पे लाई करता है सीरीज के बीचों बीच। देख लो बेटा Mn यस बीचों सर। बीच है, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो क्या? नो सर। मैग्नीज फॉर एग्जाम्पल एग्जिबिट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7। मैग्नीज की +2 भी हो सकते हैं, +3 भी, +4 भी, +5 भी, +6 भी, +7 भी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो सबसे ज्यादा 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा उगड़ रहा है बेटा? मैग्नीज। मैग्नीज। कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा ध्यान से देखो। द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड स्टेम फ्रॉम आइदर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन टू लूज और शेयर स्कैंडियम टाइटेनियम और टू मैनी इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा ध्यान से देखो, जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हुए बेटा एक्सट्रीम पे होते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम पे। इधर भी देखो सिर्फ यस एक सर। ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इधर भी देखो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। Hence fewer orbital available in which to share electron with other। कोई दिक्कत नहीं है। फॉर हाइयर वैलेंस जीरो, ठीक है। अब जरा यहाँ से पढ़ो बेटा। थस अर्ली इन द सीरीज, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, अर्ली मतलब शुरुआत की। स्कैंडियम +2 इज वर्चुअली अननोन एंड टाइटेनियम +4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 3 एंड टाइटेनियम 2। अब वो बोल रहा है कि जो स्कैंडियम की सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वर्चुअली अननोन है, वो नहीं पाई जाती। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्यों नहीं पाई जाती बताऊं उसका रीजन? वैसे एनसीईआरटी तो बता नहीं रही है। देखो बेटा, यस। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, तो इसका होता है, थोड़ा पतला हो जाएगा क्या भाई? 3D14S2। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बोलो। अगर आप स्कैंडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो स्कैंडियम पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3D14S1 रह जाएगा क्या? बोलो। समझ पा रहे हो? यस सर। अगर आप स्कैंडियम में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 3D14S0 रह जाएगा क्या? बोलो। समझ पा रहे हो? यस सर। इतनी बात। अब अगर आप स्कैंडियम को देखो, पहली सेल, दूसरी सेल और तीसरी सेल। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। समझ पा रहे हो? अब अगर मैं यस। स्कैंडियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये स्कैंडियम +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, और 3D में कितना है? 1। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। 4s में तो कुछ है ही नहीं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा ये पूरी की पूरी बाहर वाली सेल है, क्योंकि इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। तो आउटर मोस्ट सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 2, 8 और 1 9 हो गए क्या? बोलो है ना। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या 9 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल, अनस्टेबल होते हैं। तो बेटा ये वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो इसको डी वाले को ही भगाना पड़ेगा क्या? बोलो है यस सर। ना। फिर वैलेंस सेल में, थर्ड वाली सेल में 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी क्या? 6 पी में है और 2 एस में है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। इसलिए कैंडियम की सेकंड वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इज वर्चुअली अननोन, वो नहीं पाई जाती है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो जी, क्या ये बात समझ में आई है? यस सर। अब वो बोल रहा है कि जो टाइटेनियम का फोर्थ ऑक्सीडेशन इस टाइटेनियम +4 वाला, Ti+4 वाला, वो ज्यादा स्टेबल होता है Ti+3 एंड Ti+2 से। देख ले बेटा इसको भी एक बार कि क्यों होता है। यस सर। देखो अगर बेटा आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है ना, आप इन सब का आंसर दे दोगे। देखो बेटा, टाइटेनियम का इसको मिटा लेते हैं भाई। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस समझ पा सर। रहे हो क्या?
तो लास्ट में आ जाएगा 3D। अरे यार कहाँ भग रहा है, 3D2 4s2 समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो अगर मैं टाइटेनियम+2 की बात करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से भाग जाएंगे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। ये कहाँ जा रहा है? यस सर। देखो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से भाग जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 3D2 रह जाएगा, क्या बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर मैं टाइटेनियम+3 की बात करूं, अरे भाई क्या कर रहा है, अगर मैं टाइटेनियम+3 की बात करूं, तो बेटा 3D1 रह जाएगा, क्या बोलो है ना। यस सर। अगर मैं टाइटेनियम+4 की बात करूं, तो 3D0 रह जाएगा, क्या बोलो है ना। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर मैं टाइटेनियम की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2, ये था। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। अब जरा ध्यान से यस सर। बेटा, टाइटेनियम+2 मतलब दो चार्ज में ये गायब हो गया, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। प्लस यस जीरो सर। हो गया। टाइटेनियम+3 यहाँ पे 3D1 रह गया, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस। टाइटेनियम+4 यहाँ पे 3D0 हो गया। अब जरा देखो बेटा, ये वाली सेल सबसे बाहर वाली हो गई है, थर्ड वाली सेल। समझ पा रहे यस हो सर। क्या? जैसे ही टाइटेनियम+4 की बात हुई, तो बेटा इस थर्ड वाली सेल में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या बाहर वाली सेल में? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो टाइटेनियम+4 वो ज्यादा स्टेबल हो गया क्या टाइटेनियम+3 एंड टाइटेनियम+2 से? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने का व्हाई टाइटेनियम+4 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू टाइटेनियम+2 एंड +3। अगर आ चुका है तो बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ही सोल्व करना पड़ेगा, और कोई इसका उपचार नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। अब जरा देखो, एट द अदर एंड द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक, जिंक की +2 होती है। जिंक की सिर्फ कौन सी होती है? +2। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। नो डी इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व, मतलब जब आप जिंक पे +2 चार्ज लेके आओगे, देखो बेटा जिंक की अगर आप करते तो 3D10 4s2 होता। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस लेकिन सर। जब आप जिंक पे +2 चार्ज लेके आओगे, तो 3D10 4s0 रह जाएगा, क्या बोलो है ना। तो जब जिंक पे +2 चार्ज आता है, तो क्या कोई डी का इलेक्ट्रॉन गायब होता है क्या? बोलो। नो सर। तो इसलिए वो बोल रहे हैं नो डी इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व। जब आप जिंक को +2 चार्ज देते हो, तो उसमें कोई भी डी का इलेक्ट्रॉन गायब वगैरह नहीं हो रहा होता। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी, एक सेकंड बेटा आवाज जाने दो। देखो, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी कोरस्पॉन्ड इन वैल्यू टू द सम ऑफ द एस एंड डी इलेक्ट्रॉन अप टू मैग्नीज। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है। फॉलोड बाई रेदर एब्रप्ट डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। कुछ नहीं है बेटा, बस ये बता रहा है कि मैग्नीज तक क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? इंक्रीज होती है। देखो बेटा, उसके बाद में फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। बस ये लॉजिक कहना चाह रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। देखो, यहाँ पे +3 थी, यहाँ पे +4 हुई, यहाँ पे +5 हुई, यहाँ पे +6 हुई, यहाँ पे +7 हुई। तो मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? इंक्रीज करना शुरू कर दिया। समझ पा रहे हो क्या? फिर देखो यहाँ यस पे सर। +7 से +6 हो गई, +4, इसमें +4 ही रही, +2 फिर भी फिर यहाँ पे क्या करना शुरू कर दी? डिक्रीज करना शुरू कर दी। समझ पा रहे हो क्या? यस बोलो सर। जी। कोई दिक्कत? ये नो सर। कंपाउंड आपको कोई याद नहीं रखना, ठीक है ना बेटा? कोई यस याद नहीं सर। रखना। हम्म, चलो हम जरा ध्यान से, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की, कि वे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो जी। यस सर। arises out of incomplete filling of d orbital in such a way that their oxidation state differ from each other by unity। बेटा अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं डी एलिमेंट? क्योंकि बेटा जो इनकी डी ऑर्बिटल होती है वो खाली होती है। मतलब क्या होता है उनके अंदर? वो फुल्ली फिल्ड नहीं होती। ये बात तो हमने पहले ही बता दी थी कि डी ब्लॉक एलिमेंट वे होते हैं जिनकी डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड नहीं होती। जिंक, कैडमियम और मरकरी में जो डी ऑर्बिटल होती है वो फुल्ली फिल्ड होती है, इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रीट नहीं करते। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए दिखाते हैं क्योंकि बेटा इनकी जो डी ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड नहीं होती, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। क्यों आसान है? मान लो बेटा 3D6 है, समझ पा रहे हो क्या? मान लो D6 है Fe के केस में, समझ पा रहे हो क्या? यस समझ सर। पा रहे हो?
बेटा ये छठा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, नहीं है? बोलो है ना? समझ पा Yes, रहे हो? sir. उससे पहले बेटा आपने 4s के तो निकाल लिए होंगे, समझ पा रहे हो? क्योंकि तो बाहर वाली सेल उसका तो निकालना आसान ही है, 4 वाले के तो एज कम्पेयर टू 3। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, दूसरा पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल गया तो तीसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसलिए बेटा यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बननी शुरू हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज दे हैव they do not have fully filled d orbital, due to which removal of electron from the d subshell is easy। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. अगर बेटा d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होती, जैसे मैं देखो देखो थोड़ा लॉजिक सुन के देखो बेटा, 1s2 जब पूरी भरती है तभी तो बेटा 2s2 में जाता है इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? Yes, sir. 2s2 के बाद में 1s2 2s2 2p6 पूरी भरती है जब तो 3s2 में जाते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? Yes, sir. देन 3p6, देन 4s2। बेटा 4s2 पहले भर जाती है, 3d बाद में भर रही है। अगर बेटा Yes, ऐसे होता कि 3d पहले भरती तो फुल्ली फिल्ड हो जाती, देन 4s में जाते, तो देन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंसेप्ट नहीं आता और बेटा पूरा कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म हो चुका होता। समझ पा रहे हो? अब होता क्या है कि यार 4s पहले भर जा रही है, 3d के लिए पूरे इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं पा रहे हैं, कभी 3d में 1 जा रहा है, कभी 3d में 2 जा रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर इसका भी वार लग जाता है क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है ही नहीं। अगर ये फुल्ली फिल्ड होती तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती तो ये निकालने ही नहीं देती। समझ पा रहे हो क्या? yes, sir. क्या ये मेरी बात समझ में आई तुमको? Yes, sir. एग्जाम्पल, वैंडियम पे सेकंड चार्ज, मतलब वैंडियम +2, वैंडियम +3, वैंडियम +4, वैंडियम +5। वैंडियम भी देखो बेटा कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, 2 भी शो कर रहा है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. This is in contrast with the variability of oxidation state of non-transition element। Non-transition element मतलब S और P ब्लॉक एलिमेंट इतनी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हुए, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 या 3 बस। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. Their oxidation state normally differ by a unit of 2। देखो बेटा थोड़ा याद रख लेना बेटा, अगर टाइटेनियम की बात ही करूँ तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का डिफरेंस है, एक का या दो का? एक का। इसकी भी बात करें, इसमें भी एक का डिफरेंस है, दो का? एक का। इसमें एक। कितने का डिफरेंस है? एक एक। इसमें भी। तो जो एक। डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में एक एक का डिफरेंस होता है, जबकि बेटा आप एस और पी ब्लॉक अगर एलिमेंट पढ़ोगे कंपटीशन में, वहां पे देखोगे बेटा, वहां पे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में सीधा दो दो का डिफरेंस होता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर, जनरली होता होगा ना? हाँ। तो बेटा क्या होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का डिफरेंस होता है, यूनिटी, मतलब एक एक का डिफरेंस होता है। अगर आप एस और पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे तो बेटा वहां पे दो दो के डिफरेंस से चलता है। समझ पा रहे हो क्या? क्यों चलता है बेटा, उसका कोई लॉजिक नहीं है, और वो आप पढ़ोगे एस और पी ब्लॉक में। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्या आपको सदमा तो नहीं हुआ अभी? नो सर, वो सर सदमा हो जनरली गया ही क्या? होता है ना, मतलब एफई क्योंकि 2 3 4 6 है। 2 3 4 6 बेटा जनरली की तो बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना बेटा? यस एफ सर। पी सिक्स एफ पी +6 कभी दिखाता ही नहीं है, एफ पी बस यही दिखाता है +2 +3। जो डार्क में दिखा रखा है वो कॉमन है उनकी। समझ पा रहे हो क्या? मतलब जो सबसे ज्यादा दिखाते हैं। ठीक है, ये तो यस सर। एक्सट्रीम केस है, बाई चांस दिखाना पड़ जाए, वरना तो बेटा +2 एंड +3 दिखाएगा। समझ पा रहे हो क्या? यस क्या सर। ये बात समझ में आ रही है क्या तुमको मेरी? यस सर। चले यस सर। चलो चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डजंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है उस टेबल के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता? सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसकी। जो वेरिएबल नहीं, स्कैंडियम। कोई दिक्कत? नो आंसर सर। पढ़ लो। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कैंडियम 21 डजंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी पढ़ो बेटा एक बार क्वेश्चन। Which of the 3D series of transition metals exhibit the largest number of oxidation states and why? Manganese, because the बताओ trend पहले। is that मैग्नीज। the trend in transition metal is that the
about the middle elements of each series show the maximum number of oxidation states. ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्यों है ट्रेंड? बिकॉज द रिमूवल, बिकॉज द डी ऑर्बिटल इज नॉट फुल्ली फिल्ड इन केस ऑफ द मिडिल वाला एलिमेंट। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ध्यान से सुनो। जैसे बेटा मैग्नीज की बात करूँ मैं, मैग्नीज का 25 होता है, तो 3d5 4s2 होता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। Yes, sir. देखो 4s4 में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि डी फोर्थ वाली सबसेल बेटा बहुत आगे जा चुकी है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना, बहुत Yes, दूर जा चुकी है। तो एम एन प्लस, तो 3d5 4s1, एम एन प्लस 2 3d5 4s0। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना। yes, sir. अब एम एन प्लस 3 बनाने के लिए बेटा बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बेटा यहाँ से रिमूव होंगे इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना। Yes, sir. 3d5 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो अगर आपने 3d5 में से कर लिया तो 3d4 4s0, एम एन प्लस 4 बेटा एक और निकल जाएगा, 3d3 4s0। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. अब तो बहुत इजीली हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना। समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि अब तो फुल्ली फिल्ड ना हाफ फिल्ड चल रहा है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। ठीक है, Yes, sir. तो इसका रीजन में सिर्फ आप इतना लिख देना, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होती है एम एन की, हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहाँ से बेटा आप इजीली एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, अब जरा, हाँ बेटा ये एक बार ये पैरा भी पढ़ लो थोड़ा सा। An interesting feature in the variability of oxidation state of d block element is noticed among the group। ग्रुप की बात चल रही है। जैसे बेटा यहाँ पे मैग्नीज है, मैग्नीज के नीचे क्या है? टेक्नीशियम है, टेक्नीशियम के नीचे वैंडियम है, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ग्रुप 4 थ्रू ग्रुप 10 इंटरेस्टिंग वेरिएबिलिटी है, कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आप देखेंगे। ऑल्दो इन द पी ब्लॉक द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड बाय द हेवियर मेंबर। बेटा इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट को याद रखना। जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बेटा, उनके अंदर एक इफेक्ट चलता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हेलिना की जब मतलब से, से फरियाद। अब बेटा जो नीचे वाले, अगर मान लो एक काम कर लो, क्लोरीन वाला ले लो, ठीक है, या नाइट्रोजन वाला ले लो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ये होता है बेटा 15 ग्रुप। समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, जो 15 ग्रुप होता है बेटा, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 एक +5। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, Yes, sir. समझ पा रहे हो क्या? बेटा जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे, लोअर वन वांट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। एक लाइन याद रखना बेटा, रट लो इसको। अब इसका लॉजिक तो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट में समझ में आता है। लोअर वन वांट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. जो बिस्मिथ है बेटा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो बिस्मिथ कौन सा दिखाना दिखाएगा? +3, नॉट +5। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, Yes, हाँ। इस इफेक्ट को बोलते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ पा रहे हो क्या? yes, sir. कि जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं एस और पी ब्लॉक में, वो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, द अपोजिट इज ट्रू इन ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट। बेटा ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है? जो लोअर वन होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं, वो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप सिक्स की बात कर रहे हैं, मोलिबिडनम +6 दिखाता है, टंगस्टन +6 दिखाता है, आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम +4 दिखाता है। बेटा क्रोमियम के नीचे आता है मोलिबिडनम, यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्रोमियम के नीचे आता है मोलिबिडनम, और मोलिबिडनम के जस्ट नीचे आता है टंगस्टन। समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं एस और पी ब्लॉक के अकॉर्डिंग जाऊं, तो नीचे वाले को तो बेटा कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी चाहिए थी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन Yes, sir. यहाँ पे बेटा मोलिबिडेनम और टंगस्टन दिखाता है +4, जबकि क्रोमियम दिखाता है +4। यहाँ पे ऊपर वाला छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, नीचे वाला बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। समझ पा रहे हो क्या? क्या ये बात समझ Yes, में आ sir. रही है क्या? ग्रुप में। थस Cr+, क्या बेटा? ग्रुप में। क्या बोल? हाँ ग्रुप ग्रुप में में। बेटा। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. हाँ हाँ ग्रुप में, ग्रुप ग्रुप।
Thus, Cr+6 in the form of dichromate in acidic medium is strong oxidizing agent. ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये अभी समझ में नहीं आएगा। अभी चलो मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा, Cr कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट करना चाहता है? अपनी +6 चाहता है, +4 चाहता है? सोच के बताओ। Cr +6 चाहते कि +4? अब अभी अभी बताया ना, Cr कौन सी प्रीफर करता है? +4। समझ पा +6। रहे हो क्या? क्योंकि वो ऊपर है। नहीं बेटा, Cr तो ऊपर है ना बेटा, ग्रुप भूल यस। गए क्या? अब यार पीरियोडिक उठा के लेके आनी पड़ेगी। हाँ, ये पेपर जूस इसलिए निकाल रहा है क्योंकि बेटा बहुत सारे चैप्टर का मिक्सचर चल रहा है। देखो भाई, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई करेंगे भाई, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। दिखाई पड़ रही है? यस। ये रहा क्रोमियम। क्रोमियम, ये रहा मोलिब्डेनम, ये रहा टंगस्टन। यस जैसे सर। जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, देखो बेटा, अगर आप इसमें जाओगे नीचे की तरफ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ से यहाँ तक होते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट। समझ पा रहे हो? यस सर। इतनी बात क्लियर है? अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट में नीचे की तरफ जाओगे तो लोअर वन वांट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है ना बेटा? यस सर। अच्छा, लेकिन अगर आप डी ब्लॉक में नीचे की तरफ जाओगे तो डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, मतलब नीचे वाले एलिमेंट बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीफर करते हैं। इसलिए टंगस्टन +6 देता है, मोलिब्डेनम भी +6 को प्रीफर करता है, लेकिन क्रोमियम +4 को प्रीफर करता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बोलो है ना? तो अगर बेटा क्रोमियम का कोई कंपाउंड है जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सोच के, तो क्रोम से +4 आना चाहेगा या +6 में रहना चाहेगा? सोच के बताओ। क्रोमियम में से +4 आना चाहेगा। तो बेटा क्रोमियम किस में आना चाहेगा? +4 में। तो खुद को रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है खुद को? रिड्यूस कर रहा है। तो खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस। तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। इसलिए बेटा क्रोमियम इन +4 ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। समझ में आई क्या बेटा? यस सर। समझ में आई क्या बेटा? सर मेरी आवाज इसलिए वो डिले बोल रहा हो है रही है क्या? कि बस हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम्हारी आवाज डिले हो रही है। रिचार्ज कर लेना बेटा अपने वाईफाई का भी जो आ रहा है ना, यस सर। रिचार्ज ही। देखो बेटा, थस Cr+6 इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट। जो Cr+6 होता है बेटा वो डाइक्रोमेट की फॉर्म में, उसका एक अलग नाम होता है डाइक्रोमेट, जो हम बाद में पढ़ेंगे। जहाँ पे भी Cr+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसको बोलेंगे डाइक्रोमेट। समझ पा रहे हो? यस बोलो सर। है ना? इन एसिडिक मीडियम इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? क्योंकि Cr+6 +4 में आना चाहता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। क्या मेरी बात समझ में आई तुमको? यस सर। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। यस सर, आ रही। आवाज आ रही हेलो। है? हेलो हेलो चलो, हेलो। तो बेटा मैं तुमको मिलता हूँ 7 बजे, मिलेंगे हम। ठीक है ना बेटा? यस सर। हाँ अब तो, हेलो हेलो, बहुत लैग आ रहा बेटा। 7 बजे मिलेगा। यस सर।